नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने किस हिसाब से DSSB में पार्ट फर्स्ट में 83 नंबर प्राप्त किए थे और मैंने उसमें किस हिसाब से अपनी मेहनत की, किस हिसाब से कौन सी बुक पढ़ी, कौन से चैप्टर को ज़्यादा वेटेज दिया और मेरी पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी पिछली वैकेंसी जो SST की वैकेंसी थी, जिसमें कट ऑफ 118.3A गई थी, तो उसके अंदर मेरे पार्ट फर्स्ट के अंदर 83 नंबर आए थे और पार्ट सेकंड के अंदर 47। और इसी वजह से, क्योंकि मेरे पार्ट सेकंड फर्स्ट में काफ़ी अच्छे नंबर थे, तो इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन आसानी से हो गया था। मुझे पार्ट सेकंड में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी नहीं थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने किस हिसाब से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया, किस हिसाब से कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस किया और कौन से सब्जेक्ट को कम फोकस किया। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने पार्ट फर्स्ट में अच्छे नंबर ले आए, पार्ट फर्स्ट के अंदर 80 से लेकर 85 के बीच में नंबर ले आए या फिर 85 से भी ज़्यादा ले आए, तो आपके लिए सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है। और पार्ट फर्स्ट के अंदर इतने नंबर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता बजाय पार्ट सेकंड के, क्योंकि पार्ट फर्स्ट थोड़ा इजी पड़ जाता है। क्योंकि बेसिकली इसमें होता है ऐसा है कि पार्ट फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं और पांचों सब्जेक्ट में कुछ लगभग बच्चों के 2 या 3 सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठीक होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनका नहीं होता, तो वो भी अगर आप ठीक से पढ़ाई करते हो तो वो सब्जेक्ट भी अच्छे हो जाते हैं। तो जैसे कि मेरे हिंदी, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे थे। इस हिसाब से मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए थे तीनों सब्जेक्ट में। और रही बात उसके जीके और इंग्लिश की, उसमें भी ठीक ठाक नंबर आ गए थे। इसी वजह से मेरे 83 नंबर आए पार्ट फर्स्ट के अंदर। और पार्ट सेकंड में भी 47 नंबर आए थे, जो कि पिछली बार कट ऑफ 118 गई थी, इसलिए सिलेक्शन मेरा आसानी से हो गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कौन से सब्जेक्ट को किस हिसाब से पढ़ा, कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ा और किस सब्जेक्ट पे मेरी अच्छी कमांड की। तो मैं अब आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि जैसे कि पार्ट ए के अंदर 5 सब्जेक्ट आते हैं, इसमें हो जाता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपके इन 5 सब्जेक्ट में कोई 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं तो आपके लिए सिलेक्शन लेना काफ़ी आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आपके 3 सब्जेक्ट में आपके 18 से लेकर 20 नंबर के बीच में अगर आपके 3 सब्जेक्ट में आ गई, 3 सब्जेक्ट में 18 नंबर से लेकर अगर 20 नंबर के बीच में आ गई, तो ये लगभग 55 से 60 के बीच में नंबर हो जाएंगे, जो कि बाकी 2 सब्जेक्ट में आपको लगभग 20 से 25 नंबर ही लेके आने हैं 40 नंबर के अंदर से। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि किन्हीं 3 सब्जेक्ट को लीजिए और उन 3 सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बनाइए। 3 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि रीजनिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, तो कोई भी बच्चा आसानी से उसमें 19 से 20 नंबर लेके आ सकता है। हिंदी काफ़ी इजी सब्जेक्ट होती है, काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं इसके, तो इसमें भी 19 से 20 नंबर लेके आना बहुत अच्छा चांस हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है बच्चों के लिए। कुछ बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है तो कुछ की मैथ अच्छी होती है, तो इन दोनों सब्जेक्ट में अपने हिसाब से कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए, उसको अच्छे से बनाइए। इस हिसाब से अगर आपके 3 सब्जेक्ट अच्छे हो गए और बाकी 2 सब्जेक्ट में अगर आपके एवरेज नंबर है, यानी कि 13 से 15 के बीच में नंबर है, तो काफ़ी अच्छा नंबर है 2 सब्जेक्ट में। इस हिसाब से आपके टोटल मिला के मेरे हिसाब से लगभग 80 से 85 भी नंबर के बीच में नंबर आ जाएंगे, तो जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आपके 80 से 85 नंबर आ रहे हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से मेरे हिसाब से कोई नहीं रोक पाएगा, अगर आपने सेकंड पार्ट में पासिंग मार्क्स भी ले लिए तो। क्योंकि इस बार थोड़ी वैकेंसी कम है, तो इस बार मेरे हिसाब से लगभग 125 से लेकर 130 के बीच में कट ऑफ जाएगी। क्योंकि पिछली बार वैकेंसी ठीक थी, इसलिए पिछली बार की कट ऑफ 118 के आसपास थी और
मेरे 130 नंबर थे, तो मुझे तो काफ़ी आसानी हुई थी, उतनी मुश्किल हुई नहीं थी, क्योंकि पार्ट ए में मेरे 83 नंबर आ गए थे, जो कि बहुत अच्छे नंबर थे। तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बता देता हूँ, टॉपिक बता देता हूँ, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाते हैं अपनी रीजनिंग आ गई। तो रीजनिंग में होता क्या है कि इसमें रीजनिंग में आ जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग आ गई, सीरीज आ गई, रैंकिंग आ गई, और मिरर इमेज, वाटर इमेज आ गई, डायरेक्शन आ गई, वेन डायग्राम आ गया, पेपर कटिंग आ गया, और ब्लड रिलेशन आ गया, सिटिंग अरेंजमेंट आ गया। ये सारे होते हैं, डाइस और क्यूब हो गई, ये सारे चैप्टर आते हैं जो कि रीजनिंग के अंदर आ जाते हैं। अब मैं बता दूं आपको कि वाटर इमेज और मिरर इमेज और पेपर कटिंग तीनों में से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। इसके अलावा डायरेक्शन का एक क्वेश्चन पक्का है, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है। वेन डायग्राम, ये डाइस और क्यूब का पक्का 2 क्वेश्चन होते हैं, इनके पक्के क्वेश्चन 2 होते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का एक पक्का क्वेश्चन होता है ये, और इसके अलावा ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन होता है। इसके अलावा मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन होता है। सीरीज़ का एक क्वेश्चन पक्का होता है। तो सबसे पहले बता दूं कि आपको मैथ रीजनिंग पढ़नी कहाँ से है। मेरे हिसाब से मैंने तो मैथ रीजनिंग की मेरे पे एक बुक थी, और यूट्यूब पे जो टॉपिक जो चैप्टर मेरे को नहीं आता था उसको यूट्यूब पे देख लिया, कोई भी टीचर की क्लास ले ली, क्योंकि मैथ रीजनिंग इतनी हार्ड होती नहीं है। इसमें 2-3 चैप्टर ही होते हैं जिनकी क्लास ली जानी चाहिए मेरे हिसाब से, जिनमें एक हो जाता है डाइस और क्यूब वाला हो जाता है। उसके अलावा ये मिसिंग नंबर और सीरीज वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके अलावा और कुछ होता नहीं है खास जिसकी आपको क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रीजनिंग में ऐसा होता है कि आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा होता है। तो रीजनिंग के अंदर अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, प्लस कोई एक बुक ले लीजिए, कोई भी एक बुक जिसमें ये सारे टॉपिक मेंशन हो, और उसको अच्छे से लगाइए, बार बार लगाइए। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना बेहतर होगा। इसके बाद में अगली सब्जेक्ट आ जाती है मैथ के अंदर टॉपिक आ जाता है परसेंटेज आ जाता है, रेशियो, प्रोपोर्शनल, प्रॉफिट लॉस, सिंपल, CI/SI आ जाता है, टाइम एंड वर्क आ जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, मिक्सचर, डाटा इंटरप्रिटेशन हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन, LCM, HCF, नंबर सिस्टम आ जाते हैं। ये सारे चैप्टर हो गए। तो सबसे पहले बता दूं कि मैथ को अगर आपको पढ़ना है तो मैथ के आपको बार बार क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले आप इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको ये पता लग जाएगा कि किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उस हिसाब से पढ़ लोगे। और बता दूँ कि CI/SI का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्के होते हैं, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन पक्के होते हैं, टाइम डिस्टेंस का एक क्वेश्चन पक्का होता है, एवरेज का एक क्वेश्चन पक्का होता है। इसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शनल का एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है, परसेंटेज का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं, LCF LCM के 2 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं, नंबर सिस्टम के एक क्वेश्चन। इस हिसाब से ये आपका क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं, इस हिसाब से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं अगर आपको पढ़ना है मैं आपको बता दूं कि आप यूट्यूब चैनल पे एक बहुत अच्छे टीचर है मैथ विद पवन राव सर, जो कि काफ़ी अच्छी मैथ पढ़ाते हैं, जो कि इन्होंने अपना सारा सिलेबस यूट्यूब पे डाल रखा है और प्रॉपर तरीके से डाल रखा है। ऐसे नहीं कि केवल काम चलाने के लिए डाल दिया कि चलो डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने प्रॉपर तरीके से सारा सिलेबस डाल रखा है, हर एक टॉपिक डाल रखा है। जो भी ये सारे टॉपिक जो मैंने आपको टॉपिक बताए, ये सारे के सारे टॉपिक इन्होंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं। तो अगर आपको इनकी तैयारी करनी है तो मैथ विद पवन राव सर, उनके क्लास देख लीजिए, बहुत अच्छे से करवा रखा है उन्होंने मैथ विद पवन राव। इसके अलावा कोई भी एक किताब ले लीजिए, मेरी मानो तो रेलवे से रिलेटेड कोई भी एक बुक ले लीजिए, क्योंकि रेलवे और इसका सिलेबस लगभग सिमिलर ही होता है। सिलेबस नहीं, लेवल कहूँगा मैं, इनका लेवल लगभग सेम ही होता है। तो अगर आपने रेलवे के क्वेश्चन निकाल लिए तो इसमें काफ़ी मुश्किल होगी नहीं। तो आप रेलवे के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए और रेलवे से रिलेटेड और उनमें ये सारे टॉपिक मैंशन हो। इसके बाद में अपना अगला सब्जेक्ट आ जाता है इंग्लिश, चूँकि इंग्लिश के अंदर आपको वोकेब पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। वोकेब से लगभग 8 से लेकर 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। इस हिसाब से टोटल मिला के लगभग 15 क्वेश्चन तो 12 से 15 क्वेश्चन तो यहीं से ही आ जाते हैं। 12 से 15 क्वेश्चन तो वोकेब
वोकैब के अंदर हो गया एंटोनिम सिनोनिम हो गई, वन वर्ड हो गई, आइडम फ्रेजेज हो गई, और जो वर्ड करेक्शन आते हैं, जैसे कोई वर्ड दे दिया उसके बारे में पूछ लेगी कि इनमें से 4 में से कौन सा वर्ड गलत है वो बताइए, वो छाटिए, ये आ गया। उसके अलावा जो क्या एरर करेक्शन आ जाता है, एरर करेक्शन हो गया, ये सारे टॉपिक आ जाते हैं। तो अगर आपको इसको करना है तो आपको वोकैब पे काफ़ी अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। वोकैब के लिए मैं आपको बता दूं कि वोकैब के अगर आपके पास मदर्स की बुक, मदर्स एजुकेशन है, जो मदर्स कोचिंग है, उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो एसएससी वगैरह में आए होते हैं वो अपनी एक बुकलेट देते हैं। तो आप कहीं भी जो स्टेशनरी की दुकान पे जाओ और वहाँ से ये वो बुकलेट ले लो, उसमें सारी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए होते हैं, एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड, वो सारे आ जाते हैं, वो सब इनके अंदर होते हैं। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ग्रामर पढ़नी है तो ग्रामर के लिए मैं आपको बता दूं कि नीतू मैम की ये किताब आ जाती है इंग्लिश की, इसके अंदर ग्रामर इन्होंने काफ़ी अच्छी करा रखी है, हर टॉपिक को काफ़ी अच्छे से बता रखा है। और मेरे हिसाब से इंग्लिश की क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासेज हो जाते हैं, ग्रामर का बहुत ज़्यादा टॉपिक हो जाता है, वहाँ से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादा वोकैब के हो जाते हैं और कॉम्प्रिहेंशन के हो जाते हैं। अगर आपने ये भी कर लिया तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा टेंस का एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, तो इस हिसाब से आप इंग्लिश कर सकते हो। इसके बाद अगली सब्जेक्ट आ जाती है हिंदी, क्योंकि हिंदी काफ़ी इजी सब्जेक्ट हो जाता है। अगर आप चाहो तो हिंदी के अंदर 19 से 20 नंबर बड़े आसानी से लेके आ सकते हो। क्योंकि मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी थी, इस हिसाब से मेरे 19 से 20 नंबर आ गए थे हिंदी के अंदर। और हिंदी के क्वेश्चन काफ़ी इजी आ जाते हैं, ज़्यादा हिंदी हार्ड आती नहीं है। हिंदी के लिए मैंने जो नवीन हिंदी व्याकरण आती है, जो एनसीईआरटी की, वो पढ़ी थी, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व किए थे। देखो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करना मस्ट है, आपको ज़रूर करना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व किए बगैर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करना ही पड़ेगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके उपसर्ग और प्रत्यय से एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है, पर्यायवाची से भी एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है, संधि से, अलंकार से नहीं आता, संधि से एक क्वेश्चन होता है जो पक्का आ जाता है, देशज विदेशज और तत्सम तद्भव के 2 क्वेश्चन पक्के आ जाते हैं। इसके अलावा विशेषण के आ जाते हैं, लिंग के आ जाते हैं, अवयव के आ जाते हैं, विपरीतार्थी शब्द आ जाते हैं। इसके अलावा जो 5 नंबर का गद्यांश आ जाता है। तो इस हिसाब से हिंदी में स्कोर करना काफ़ी ईजी हो जाता है। बस ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करो, उससे आपको इनका पैटर्न पता लग जाता है, उन क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो पता लग जाता है, तो उसी हिसाब से आप पढ़ सकते हो। तो अगर आपने नवीन हिंदी व्याकरण और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पता लग जाएगा किस लेवल पे हो आपकी तैयारी, किस लेवल से आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। तो हिंदी काफ़ी इजी हो जाता है और मेरे हिसाब से हर कोई अगर चाहे तो इसमें 19 से 20 नंबर ला सकता है। इसके बाद में अगली सब्जेक्ट आ जाती है अपनी जीके। ये है जो नवीन हिंदी व्याकरण की जो एनसीईआरटी की बुक आती है, सोवन दान चारण सर की, ये आप पढ़ सकते हैं, ये आप लेके आ सकते हैं, या आपको कहीं भी ये जो स्टेशनरी की बुक दुकानें होती हैं वहाँ मिल जाएगी, आप अच्छे से बड़े इजीली मिल जाएगी आपको, और ये वहाँ से पढ़ सकते हो लेके। इसके बाद में अगला टॉपिक आ जाता है जीके। चूँकि जीके का सिलेबस काफ़ी वाइस्ट हो जाता है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। जीके के लिए कोई एक बुक, पर्टिकुलर बुक बता नहीं पाऊँगा। मैं कहूँगा कि अगर आपको जीके पढ़ना है, जीके में नंबर लेके आने हैं, तो आप किसी एक पर्टिकुलर बुक को लेके नहीं, बल्कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, उनमें टॉपिक देखो, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो पर्टिकुलर टॉपिक लो, उस टॉपिक को यूट्यूब से या फिर किसी कोई भी आपको जो अच्छी बुक लगे, मैं तो कहूँगा कि यूट्यूब से ले लीजिए, उनके नोट्स बनाइए।
तो कोई भी टॉपिक लीजिए और उसको यूट्यूब से नोट्स बना के अपने पढ़िए। ऐसा नहीं है कि कोई ये किताब ले ली उसमें सब कुछ मिल जाएगा, या फिर कोई बगैर सिलेबस देखे बगैर टॉपिक देखे ही आप अपना पढ़े जा रहे हो जो कि आ ही नहीं रहा हो। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सेंसेक्स, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। डांस, जिनके अंदर अपने सारे स्टेट के नृत्य और जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो, उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है। टेम्पल आ जाते हैं, डैम आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर भारत का आर्ट एंड कल्चर आता है, मेनली फोकस इनका भारत के आर्ट एंड कल्चर पे ही होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, मेरे हिसाब से 5 से 6 क्वेश्चन इंडिया के आर्ट्स एंड कल्चर के से ही आ जाते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर के आ जाते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। उसके अलावा साइंस के आ जाते हैं, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इनके 3 क्वेश्चन। चूँकि ये काफ़ी बड़ा सिलेबस हो जाता है तो मैं तो कहूँगा इस पार्ट को स्किप कर दीजिए, क्योंकि केवल 3 क्वेश्चन का ही होता है। इसके बजाय आप अगर इसके बदले में अगर पार्ट बी में थोड़ा ध्यान दे लोगे ये केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के बजाय, तो वो अच्छा होगा। उसके अलावा अवार्ड्स, जो भी अवार्ड्स हाल फिलहाल में मिले, बुक्स के नाम, बुक्स के ऑथर, और फेस्टिवल भी काफ़ी अच्छा टॉपिक हो जाता है। फेस्टिवल से भी एक क्वेश्चन पक्का आ ही जाता है। और हाल ही में जो नवीन अपॉइंटमेंट होते हैं, यानी कि कौन से विभाग में किसको क्या, गृह मंत्री कौन है, ये मैन हो जाते हैं ना जो सारे, इस हिसाब से उनके बारे में पूछ लिया जाता है। स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन से स्पोर्ट्स से कौन सा व्यक्ति संबंधित है, ये व्यक्ति किसी स्पोर्ट्स से संबंधित है। या फिर ऐसे होता है कि कोई वर्ड दे देंगे, ये वर्ड कौन सी स्पोर्ट्स से संबंधित है, जैसे कि रन आउट हो गया, अब बोल देंगे कि रन आउट कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, तो इस हिसाब से पूछ लेते हैं। तो अगर आपको जीके पढ़ना है तो जीके के लिए टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाइए, उसी को डिटेल से पढ़िए, बस इसका यही आसान तरीका है। और अगर आप चाहो तो जीके में भी 15 से 20 क्वेश्चन बड़े आसानी से ले सकते हो। अगर आप एसएसटी से हो तो एसएसटी वालों के तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि जो आपका पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि सेम वही आ जाते हैं जो आपने पहले पढ़े होंगे। इसके अलावा स्टैटिक जीके, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्टैटिक जीके भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ना ज़रूर, क्योंकि स्टैटिक जीके से भी कंफर्म क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन ऐसा होता है कि स्टैटिक जीके से ही आ जाते हैं, इनके अलावा जो पर्टिकुलर टॉपिक, इनके अलावा स्टैटिक जीके से आ जाते हैं। तो अगर आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है तो मैं बताऊँगा कि आप लूसेंट से पढ़िए। लूसेंट में स्टैटिक जीके काफ़ी अच्छे से दे रखा है, और मैं तो कहूँगा कि लूसेंट में ही दे रखा है सब कुछ। जैसे कि अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वो भी आप लूसेंट से पढ़िए, बहुत ज़्यादा डिटेल में और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पार्ट ए के लिए। अगर आप एसएसटी से हैं वो तो फिर पार्ट बी के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन अगर पार्ट ए के लिए आप जीके पढ़ रहे हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तो मैं कहूँगा कि लूसेंट से पढ़ लिए, लूसेंट से काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। और तो स्टैटिक जीके लूसेंट से हो जाएगा, और लूसेंट से काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि आप लूसेंट पढ़ लीजिए, इसके अलावा लूसेंट में काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। अगर आपको इसके बाद भी अगर आपको ये है कि मैं साइंस भी इसी से पढूं, मेरे को साइंस भी पढ़नी है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ गई, तो मैं कहूँगा कि आप वो भी लूसेंट से पढ़ सकते हो। हालांकि मैं कहूँगा कि इस पार्ट को आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि इसका इतना वेटेज ज़्यादा होता नहीं है, फालतू में आप अपना टाइम ख़राब करोगे। इससे बेहतर है कि आप किसी और सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो मैं बताऊंगा कि लूसेंट में काफ़ी अच्छा दे रखा है और उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो बस इतना ही है। इसके बाद में मैं आपको एक साथ बता देता हूँ कि किस हिसाब से क्या पढ़ना है आपको। तो इंग्लिश, मदर्स कोचिंग से पढ़नी है। मदर्स की जो इंग्लिश के अंदर वोकेब, जो मदर्स कोचिंग के जो बुकलेट मिलते हैं जिनके अंदर प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन जो वोकेबलरी आई हुई है वो सारी दी गई होती है, वो वहाँ से पढ़ लीजिए। उसके अलावा नीतू मैम की जो इंग्लिश की बुक है वहाँ से ग्रामर पढ़ लीजिए। रीजनिंग है, रीजनिंग आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इतना हार्ड आता नहीं है और आसानी से आप उसके अंदर 19 से 20 नंबर ला सकते हो अगर आप चाहो तो। मैथ चूँकि आप अगर चाहते हो अच्छे स्कोर आए तो आप मैथ में अच्छे आसानी से ला सकते हो। सबसे बड़ी बात हो जाती है इनके अंदर टाइम मैनेज करने की। डीएसएसबी के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत टाइम मैनेजमेंट की होती है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर लिया तो आपका पेपर ठीक से निकल जाएगा।
अगर आप वही मैथ रीजनिंग में फंसे रहे और वहीं 20 से 25 मिनट लगा दिए, 25 से 30 मिनट एक ही सब्जेक्ट में लगा दिए, तो 1 घंटा तो 2 सब्जेक्ट में ही हो गया। आगे के सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो मैं कहूँगा टाइम मैनेजमेंट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, और अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो उसे छोड़ दें। किसी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम ना दें। और उसके बाद में मैथ के बारे में आपको बता ही दिया कि पवन राव सर से पढ़ लीजिए मैथ, और हिंदी नवीन हिंदी व्याकरण से पढ़ लीजिए। इसके अलावा बच गया आपका जीके के बारे में बता दिया मैंने, टॉपिक वाइज पढ़िए। उसके अलावा लुसेंट पढ़ सकते हैं आप, लुसेंट से भी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर आप पढ़िए, करंट अफेयर आप क्रोनोलॉजी आती है, क्रोनोलॉजी से पढ़ लीजिए। क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को हिसाब से। करंट अफेयर मेन टॉपिक पढ़ लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। और इसके अलावा मैं अभी सोच रहा हूँ कि हर रोज़ एक मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाना चालू कर दूँ। तो जल्दी मेरे हिसाब से कल या परसों तक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाना चालू कर दूँगा पार्ट ए के। क्योंकि मैं एसएसटी सब्जेक्ट से हूँ, इसलिए पार्ट बी का भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाना चालू कर दूँगा जल्दी। और ये 1-2 दिन में चालू करने वाला हूँ। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं, आपके पास कोई बुक नहीं है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए। क्योंकि मैंने पिछले वाले यूट्यूब चैनल पे मेरे पे 15 से 16 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा दिए थे पार्ट ए के, और पार्ट बी में एसएसटी के 10 से 12 पेपर सोल्व करवा दिए थे। वो यूट्यूब चैनल मेरा बंद हो गया, इस वजह से मैंने ये नया यूट्यूब चैनल चालू किया है। तो अब आपसे इसी पे मैं डालूँगा अपने वीडियो, इसी पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।